तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम आज पढ़ेंगे वो एमपीजी के यूनिट 10 के लिए पढ़ेंगे। परीक्षा धाम में जितने भी यूनिट 10 से रिलेटेड चैप्टर्स हैं हम उनको एक साथ कंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। और जो हम पहला टॉपिक उसमें पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, वो है मध्य प्रदेश की जनजातियों और व्यक्तित्व। हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ और बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति और व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मध्य प्रदेश की जनजाति और व्यक्तित्व में आखिर पढ़ना क्या है। तो अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति और व्यक्तित्व में, तो हम सबसे पहले सामान्य तथ्य पढ़ेंगे। उसके बाद अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के बारे में, प्रमुख जनजाति और उनसे जुड़ी विशेषताओं के बारे में, प्रमुख नृत्य के बारे में और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से हम मेजरली हर एक साइड में जाते हुए जो मध्य प्रदेश की जनजातियां और व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैप दिया हुआ है, उस मैप को देखते हैं। और अगर हम इस मैप में देखें तो हमें यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति दिख रही है। सहरिया जनजाति, खैरवार जनजाति और शोर दिख रहा है। यहाँ पे शोर जनजाति दिख रही है। पूर्वी क्षेत्र में अगर हम देखें तो कोल जनजाति, पनिका जनजाति, मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति और बैगा जनजाति दिख रही है। हमने देखा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, उत्तरी क्षेत्र में सहरिया, खैरवार और शोर जनजाति हमको देखने को मिल रही है। पूर्वी क्षेत्र में कोल जनजाति, पनिका जनजाति, मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति और बैगा जनजाति। मध्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमें गोंड और पारधी जनजाति देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम दक्षिणी क्षेत्र में देख रहे हैं तो कोरकू और भारिया जनजाति, और पश्चिमी क्षेत्र में तो हम सबको ही पता है कि भील और बंजारा जाति देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हमने अगर देखा, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति, भील बंजारा जनजाति देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें मध्य क्षेत्र में, तो मध्य क्षेत्र में हमें गोंड और पारधी जनजाति देखने को मिल रही है। अगर हम देखें यहाँ पर ये पूर्वी क्षेत्र में देखें तो पूर्वी क्षेत्र में हमें कोल, पनिका, मुड़िका, उराव और बैगा जनजाति देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र की, तो उत्तरी क्षेत्र में हमें सहरिया, खैरवार, शोर जनजाति देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें दक्षिणी क्षेत्र में, तो दक्षिणी क्षेत्र में हमें कोरकू और भारिया जनजाति देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हमने क्षेत्रों को विभाजित करके क्या किया, देखा कि कौन कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं, प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। तो हम अगर बात करें संविधान में परिभाषित, तो संविधान में परिभाषित अनुसूचित जाति जो है वो संविधान में कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है, तो अनुच्छेद 366 के खंड 24 में अनुसूचित जाति के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। तो अगर हम संविधान में बात करें तो संविधान में अनुसूचित जाति के बारे में 366 खंड 24 में बताया गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 366 खंड 25 में बताया गया है। संविधान में वर्णित हमें अनुसूचित जाति के बारे में वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 341 में। और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन जो मिलता है वो अनुच्छेद 342 में मिलता है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में, तो 15.6% है। और अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में तो 21.1% है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति की वो कहाँ पाई जाती है, इंदौर जिले में। और अनुसूचित जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, धार जिले में। न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति की कहाँ पाई जाती है, झाबुआ में। और अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, भिंड में। और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त कुल जातियां जो है अनुसूचित जाति से वो 48 और अनुसूचित जनजाति से कितनी है, 46 हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति कहाँ पर है, 366 के खंड 4 में है। और अगर वहीं पे अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 366 के खंड 25 में। संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति कौन से अनुच्छेद में वर्णन मिलता है हमें, अनुच्छेद 341 में। और अनुसूचित जनजाति का जो वर्णन मिलता है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 342 में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15.6% है, और अनुसूचित जनजाति की जो है वो 21.1% है। सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की इंदौर जिला में है और सबसे कम झाबुआ। और वहीं पे अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की देखें तो हमें धार में मिलती है और सबसे कम कहाँ मिलती है, भिंड में। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त कुल जातियां अनुसूचित जाति की लगभग 48 हैं और अनुसूचित जनजाति की कितनी है, 46 है। तो इस तरीके से हमने ये टैबुलर फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उनको पढ़ा।
अब हम आगे चलकर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति क्रम भील, गोंड और कोल है। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर अगर हम जनजाति को देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी पाई जाती है? भील जनजाति, उसके बाद गोंड जनजाति और फिर उसके बाद कोल जनजाति है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो जनसंख्या के आधार पर जो जनजातीय क्रम है, सबसे पहले भील का नाम आता है, उसके बाद गोंड का और फिर उसके बाद कोल का। मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश में जो 1995 में 1995 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंफ्यूजन पॉइंट है कि 2003 से कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। कीर, मीना और पारधी को 2003 से अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया है, इसलिए वर्तमान में एसटी की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? 43 है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि मीना, कीर और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है 2003 में। और इसलिए अगर हम अभी वर्तमान में बात करते हैं तो एसटी की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में कितनी है? 43 है। इसके बाद देखें मध्य प्रदेश में जनजातीय संबंधी संग्रहालय। तो देखिए अगर हम राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो जो राज्य जनजातीय संग्रहालय है वो कहाँ पर है? भोपाल में है। राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? खजुराहो में है। तो हमने ये 3 संग्रहालय जो दिए हैं उनको देखा। राज्य जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय खजुराहो में है। इसके बाद एग्जाम हेल्प पॉइंट में दिया गया है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय विकास प्राधिकरण, सहरिया विकास प्राधिकरण, तो कुछ जनजातीय विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। तो जो पहला विकास कौन सा बनाया गया है? सहरिया विकास प्राधिकरण बनाया गया, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो हमने देखा था कि सहरिया मुख्यतः उत्तर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं। तो कौन कौन से जिले आएंगे? ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये जो हैं जिले ये सहरिया विकास प्राधिकरण में आते हैं। इसके बाद बैगा विकास प्राधिकरण में मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर और उमरिया। बैगा विकास प्राधिकरण में कौन कौन से जिले आते हैं? मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर और उमरिया। और भारिया विकास प्राधिकरण में, क्योंकि ये दक्षिण में है, तो भारिया विकास प्राधिकरण में कौन सा जिला आता है? छिंदवाड़ा आता है। इसके बाद अब हम मैप देखते हैं, जो मैप हमें बुक में दिया गया है। तो हम यहाँ देखते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति जो है वो कहाँ, कौन से जिले में निवास करती है? श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी। सहरिया जनजाति जो है श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में क्या करती है? निवास करती है। खैरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो खैरवार जनजाति जो है वो छतरपुर और पन्ना में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है खैरवार जनजाति? छतरपुर और पन्ना में। ध्यान रखना है हमें खैरवार। तो खैरवार में अगर हम बात करें तो छतरपुर और पन्ना, हम इसे थोड़ी सी अपने मतलब किसी भी ट्रिक के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। जैसे खैरवार, तो वार जो हुई थी वो छत पे हुई थी, पन्ने के लिए, पेज के लिए हुई थी। तो खैरवार जो है जनजाति वो कहाँ पाई जाती है? छतरपुर और पन्ना में पाई जाती है। इसके बाद कोल जनजाति, हमें पता है कि ये पूर्वी जिले में पाई जाती है, सीधी शहडोल में जो है ये कोल जनजाति पाई जाती है। बैगा जनजाति मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में पाई जाती है। बैगा जनजाति कहाँ पर? मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में। सौर जनजाति कैमूर हिल्स में। पारधी जनजाति जो है ये कहाँ पर? तो पारजी जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? रायसेन में। तो पारधी जनजाति कहाँ पर? रायसेन में। भारिया जनजाति पातालकोट, छिंदवाड़ा। कोरकू जनजाति खंडवा, बैतूल में। भील जनजाति धार, झाबुआ और अलीराजपुर में। तो इस तरीके से हमने सारी जनजातियों के बारे में देख लिया कि कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? भील जनजाति के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? भील है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? भील जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना हुआ है। तो बील शब्द जो है वो द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र एवं इतिहासकार टॉलमी ने
तीरंदाज कहा है? तो इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। किसने? कर्नल टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है और इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो 2011 जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 59.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। तो हमें ध्यान रखना है कि 2011 जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या, इनकी मतलब भीलों की जनसंख्या लगभग 59.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। विस्तार जो है भीलों का वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। पश्चिम मध्य प्रदेश, मालवा निमाड़ क्षेत्र, धार और धार, झाबुआ और अलीराजपुर। तो हमें विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा निमाड़ क्षेत्र, धार, झाबुआ और अलीराजपुर। भीलों की उपजातियां कौन कौन सी हैं? तो भीलों की जो उपजातियां हैं वो कौन सी हैं? पटालिया है, बरेला है, भिलाला है, उजला है, तड़वी है और रथियास है। तो हमें ध्यान रखना है कि भीलों की जो उपजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पटालिया है, पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी और रथियास। पटालिया उपजातियां कौन कौन सी हैं? पटालिया। भीलों की हम उपजातियां पढ़ रहे हैं, पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी और रथियास। और ये जो विवाह और उत्सव करते हैं, इनके विवाह और उत्सव किस नाम से जाना जाता है? भगोरिया के नाम से। और इनके प्रमुख देवता जो हैं वो राजपंथा हैं, भीलट देव हैं और बावदेव हैं। इनके प्रमुख, भीलों के प्रमुख देवता कौन से? राजपंथा हैं, भीलट देव हैं और बावदेव हैं। और प्रमुख नृत्य जो इनका माना जाता है वो क्या माना जाता है? भगोरिया। तो हमें ध्यान रखना है कि विवाह और उत्सव भी भगोरिया ही है और इनका जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है? भगोरिया है। इसके बाद अगर हम इनकी विशेष, भीलों के बारे में विशेष बात करें तो इनकी झूम कृषि जो होती है, जो भीलों की झूम कृषि है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, वो चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। और इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी है। तो इनका प्रिय पदार्थ जो है ये क्या है? ताड़ी और रबड़ी है। ये गहना प्रिय जनजाति है। भिलाला इनकी सबसे बड़ी जो है वो क्या है? उपजाति है। तो ध्यान रखना है हमें कि भिलाला जो है इनकी सबसे बड़ी क्या है? उपजाति है। द भील पुस्तक के लेखक टीवी नायक हैं। तो द व्हील पुस्तक, द व्हील बुक लिखी गई है, पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखक कौन है? टीवी नायक हैं। नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। तो नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति क्या करती है? अधिक प्रयोग करती है। गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। तो हमें ध्यान रखना है कि गवरी जो है ये क्या है? नाट्य है और भीलों का क्या है? प्रमुख लोक नाट्य है। नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला जो है वो क्या है? पंजादरी है। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की जो ऐसे भील जो अलीराजपुर में निवास करते हैं उनकी प्रमुख कला जो है वो क्या है? पंजादरी है, जिसे भौगोलिक संकेतक के रूप में क्या किया है? शामिल करना प्रस्तावित है। वेडेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। कौन से मेले को? वेडेश्वर मेला है, जिसे क्या कहा जाता है? भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में। तो ध्यान रखना है बेड़ेश्वर मेला भीलों का कुंभ कहा जाता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख कलाकार पीमा फत्या हैं। पिथौरा जो है ये भीलों की क्या है? प्रसिद्ध चित्रकला है। ध्यान रखना हमें, पिथौरा जो है वो क्या है? चित्रकला है और भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख कलाकार कौन है? पीमा फत्या हैं। भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। तो भील जनजाति किसकी पूजा करते हैं? घोड़े और सर्प की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया जा रहा है। तो साथीदार अभियान क्यों चलाया जा रहा है? साथीदार अभियान भीलों में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। तो भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहते हैं, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। तो भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में क्या होते हैं? दक्ष होते हैं। और अब हम इसके बाद बात करते हैं भगोरिया उत्सव के बारे में। मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? 7 दिन के लिए ये भगोरिया उत्सव मनाया जाता है और मालवा क्षेत्र में मुख्यतः मनाया जाता है किस समय? होली के समय। और इसके क्रमशः 3 चरण होते हैं। एक गुलालिया होता है, दूसरा गोल गधेड़ो होता है और तीसरा उजाड़िया होता है। तो भगोरिया उत्सव में 3 चरण होते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया।
तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा, भील जनजाति के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, गोंड जनजाति के बारे में। जब हम गोंड जनजाति के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे कि गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है, कोंड शब्द से हुई है। भील जो गोंड की उत्पत्ति मानी जाती है, ये कौन से शब्द से मानी जाती है, कोंड शब्द से मानी जाती है, और जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वत। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति, भीलों के बाद जो दूसरा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है। 2011 जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में गोंडों की जनसंख्या लगभग 50.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का कितना है, तो अनुसूचित जनजाति का 33% है। मतलब गोंड जनजाति जो है वो अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत है, 33% है। इसके बाद हम गोंड जनजाति का अगर हम विस्तार देखते हैं तो नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश, तो जो गोंड जनजाति है ये हमें नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। गोंडों की विवाह पद्धति कौन सी है, तो दूध लौटावा, लमसेना विवाह, पठौनी विवाह, पोलिथर विवाह, चढ़ विवाह। तो विवाह पद्धति, गोंडों की जो विवाह पद्धति है वो कौन सी है, दूध लौटावा है, लमसेना विवाह है। लमसेना विवाह में क्या होता है, लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत लड़की विवाह कराया जाता है। तो दूध लौटावा, लमसेना, पठौनी विवाह, पॉलीथर विवाह और चढ़ विवाह, ये सभी विवाह पद्धति किनकी हैं, गोंडों की हैं। प्रमुख देवता कौन से हैं, बड़े देव हैं, नारायण देव हैं, लोहासुर हैं। लोहासुर जो है वो आगरिया के देवता होते हैं। जो आगरिया जो है ये गोंडों की क्या है, उपजाति है। तो प्रमुख देवता में किसका नाम आता है, बड़ा देव का नाम आता है, नारायण देव का नाम आता है, लोहासुर का नाम आता है, और लोहासुर जो है वो आगरिया के भी क्या हैं, देवता हैं। प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो मेघनाथ है, मढ़ई है, लारू काज है, बिदरी है और बकपंथी है। तो जो गोंडों का प्रमुख त्योहार है वो कौन से हैं, मेघनाथ है, मढ़ई है, लारू काज है, बिदरी है और बकपंथी है। मेघनाथ, मढ़ई, लारू काज, बिदरी और बकपंथी। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो प्रमुख नृत्य जो हैं वो सैला, गेड़ी, कर्मा, ये जो है ये क्या है, प्रमुख नृत्य हैं। सैला, गेड़ी, कर्मा, ये जो है क्या है, प्रमुख नृत्य हैं किसके, गोंड जनजाति के। इसके बाद हम गोंड जनजाति का वर्गीकरण देखते हैं। गोंड जनजाति का वर्गीकरण दो आधारों पर है, एक तो व्यवसाय के आधार पर और दूसरा संपत्ति के आधार पर। अगर हम गोंड जनजाति का अगर हम वर्गीकरण देखें और किसके आधार पर देखते हैं, व्यवसाय के आधार पर देखते हैं, तो व्यवसाय के आधार पर जो है गोंड जो जिस तरीके का व्यवसाय करते हैं उस तरीके से जनजाति का क्या कर दिया गया है, वर्गीकरण कर दिया गया है। तो पहला प्रधान, प्रधान कौन से गोंड जनजाति होती है, प्रधान वो होते हैं जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं। तो दूसरा है ओझा, तांत्रिक कार्य करने वाले को ओझा कहते हैं। आगरिया, लोहे का कार्य करने वाले को आगरिया जनजाति कहते हैं, गोंड जनजाति की ही उपजाति है। सोलहस, बढ़ई का कार्य करने वाले। और संपत्ति के आधार पर जो गोंड है उनको दो भागों में बांटा गया है, राजगोंड और धुरगोंड। राजगोंड जो है वो अधिक संपत्ति वाले हैं और जो धुरगोंड हैं वो क्या है, कम संपत्ति वाले हैं। इसके बाद देखें अगर हम विशेष, अगर हम गोंड जनजाति के विशेष में देखें तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो क्षेत्रफल मतलब जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में रहता है, अगर हम क्षेत्रफल आधारित देख रहे हैं तो जनसंख्या आधारित नहीं, अगर हम क्षेत्रफल आधारित देख रहे हैं तो सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो कौन है, गोंड जनजाति है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया। तो ध्यान रखना हमें, 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इनका मोहल्ला क्या कहलाता है, टोला कहलाता है। गोंडों का मोहल्ला क्या कहलाता है, टोला कहलाता है। ये गुदना प्रिय जनजाति, गोंड जनजाति जो होती है ये गुदना प्रिय जनजाति होती है। और मढ़ई इनका क्या है, प्रमुख त्योहार है। मढ़ई इनका क्या है, प्रमुख त्योहार है। गोंड जनजाति अपने आप को कोयातूर या कोयतोर मानती है। तो गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है, गोंड जनजाति अपने आप को कोयातूर या कोयतोर मानती है। गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख भाषाएं गोंडी है, डोरली है, हल्बी है और भतरी है। तो कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि डोरली क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये भाषा है। तो गोंड जनजाति की प्रमुख भाषा में कौन सी आती है, गोंडी, डोरली, हल्बी और भतरी, ये जो है ये क्या है, प्रमुख भाषाएं हैं। गोंड जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक 70% क्या होती है, शिक्षित होती है। तो गोंड जनजाति की प्रधान शाखा जो है वो सर्वाधिक क्या होती है, शिक्षित होती है। और गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है, गोंडी, डोरली, हल्बी और भतरी है।
अब गोंड जनजाति के बाद हम जिस जनजाति के बारे में बात करते हैं वो कोल जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी भील, भील के बाद गोंड, और तीसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है, तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कोल जनजाति है। 2011 जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 11.67 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। कोयले के काम में लिप्त होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, कोल पड़ा। तो ये जो कोल जनजाति है ये कोयले के काम में लिप्त होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, कोल पड़ा। इनका विस्तार हमको पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल। और जो कोल जनजाति की उपजातियां हैं वो कौन किसी हैं, रोहिया है, रौतेला है, भवतिया है और रेवरिया है। रोहिया, रौतेला, भवतिया और रेवरिया ये जो हैं कोल जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। क्या हैं, कोल जनजाति की प्रमुख उपजातियां रोहिया, रौतेला, भवतिया और रेवरिया। इनकी विवाह पद्धति जो होती है वो हिंदू प्रथा अनुसार होती है। कैसी होती है, हिंदू प्रथा अनुसार होती है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हमने इतनी उपजातियां पढ़ लेती हैं कि बाद में हमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उपजातियों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि रोहिया, रौतेला, भवतिया और रेवरिया। और प्रमुख देवता अब विवाह पद्धति कौन सी है, जो हिंदू प्रथा अनुसार होती है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख देवता के बारे में। तो ठाकुर देव, सूर्य देव, इंद्र देव, चंद्र देव इनके क्या हैं, प्रमुख देवता। और इनका प्रमुख कोल जनजाति का जो प्रमुख नृत्य होता है वो क्या होता है, कोल दह का होता है। विशेष में अगर हम देखें तो कोलों की पंचायत को क्या कहा जाता है, गोहिया कहा जाता है। कोलों की पंचायत को क्या कहते हैं, गोहिया कहते हैं। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है, और पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं। तो कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है और पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकद्दम। इनकी अर्थव्यवस्था कोयला के खानों पर निर्भर करती है, और इसी वजह से कोयले के काम में लिप्त होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, कोल जनजाति के कोल नाम दिया जाता है। तो पंचायत को गोहिया और पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है। रामायण काल की शबरी कोल जनजाति की थी। जो शबरी थी रामायण काल में वो कौन सी जनजाति से थी, कोल जनजाति से थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कोल जनजाति के बाद कोरकू जनजाति के बारे में। तो यह मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी, चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 7.3 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 4.7% है। कोरकू का अर्थ है मानव समूह। हमें कोरकू जनजाति का जो विस्तार देखने को मिलता है ये सतपुड़ा क्षेत्र के बैतुल, खंडवा, होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। तो जो विस्तार हमको देखने को मिलता है कोरकू का वो कहाँ पे देखने को मिलता है, सतपुड़ा क्षेत्र के बैतुल, खंडवा, होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। और जो कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता हैं ये कौन है, चंद्रमा, डोंगर देव और भटुआ देव। प्रमुख देवता कौन से, चंद्रमा, डोंगर देव और भटुआ देव। प्रचलित विवाह पद्धति जो हमें कोरकू जनजाति में देखने को मिलती है वो कौन सी है, तो राजी बाजी और चिबोड़ा, ये जो है ये क्या है, प्रमुख विवाह पद्धति है। तो प्रमुख विवाह पद्धति जो हमें कोरकू जनजाति में देखने को मिलती है वो कौन सी है, राजी बाजी और चिबोड़ा। और उपजातियां कौन सी हैं, तो उपजातियां जो हैं वो बाबरिया है, बंदोरिया है और दुलारिया है। तो बावरिया जो है ये बैतूल जिले के कोरकू को क्या कहा जाता है, बैतूल जिले के कोरकू को बावरिया कहा जाता है। बंदोरिया पंचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू को क्या कहा जाता है, बंदोरिया कहा जाता है। और दुलारिया हरदा खंडवा जिले के कोरकू को क्या कहा जाता है, दुलारिया कहा जाता है। तो उपजातियां कौन सी हैं, बावरिया, बंदोरिया और दुलारिया। बावरिया बैतूल जिले में, बंदोरिया पंचमढ़ी क्षेत्र में और दुलारिया हरदा खंडवा क्षेत्र में। और इनके जो प्रमुख नृत्य होते हैं वो उनका नाम क्या है, प्रमुख नृत्य जो होता है कोरकू जनजाति का वो चटकोरा है। पर्व और त्योहार जो होते हैं वो झंडा, होली के समय मनाया जाता है, झंडा त्योहार या इसी को मेघनाथ भी कहते हैं, होली के समय मनाया जाता है। और खम्ब स्वांग इनका प्रसिद्ध क्या है, नाट्य है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोरकू का प्रसिद्ध नाट्य जो है वो क्या है, खम्ब स्वांग है। और इनका प्रमुख नृत्य कौन सा होता है, प्रमुख नृत्य चटकोरा। और प्रमुख त्योहार जो है वो झंडा या मेघनाथ है, जो कि कहाँ कब होता है, किस समय होता है, होली के समय होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कोरकू के वर्गीकरण के बारे में। तो अगर हम कोरकू का वर्गीकरण करें तो हम 3 वर्ग देखते हैं। एक धनान्य वर्ग जो थोड़ा क्या होते हैं, रिच फैमिली होती है, एक मजदूर वर्ग होता है और तीसरा अपराधी वर्ग होता है। तो 3 वर्गों में कोरकू का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। जो धनान्य वर्ग होते हैं उन्हें राज कोरकू कहते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं उन्हें पाथरिया कहते हैं, और अपराधी वर्ग को क्या कहा जाता है, मोवासी कहा जाता है। तो अगर हम कोरकू का वर्गीकरण करें तो धनान्य वर्ग को क्या कहा जाता है, राज कोरकू कहा जाता है, मजदूर वर्ग को पाथरिया कहा जाता है,
और अपराधी वर्ग को क्या कहा जाता है, मोवासी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोरकू में सबसे प्रचलित प्रथा सिडोली प्रथा। यह कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है। कैसा संस्कार है? सिडोली प्रथा क्या है? मृतक संस्कार है, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। मृतक की याद में क्या करते हैं? लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? सिडोली प्रथा। ध्यान रखना है हमें, पहली चीज तो कि ये मृतक संस्कार है, और दूसरी चीज ये किससे संबंधित है? तो कोरकू से संबंधित है। इसके बाद हम कोरकू के प्रमुख उत्सव में देखते हैं मेघनाथ उत्सव। मेघनाथ उत्सव क्या? यह मुख्य रूप से गोंड और कोरकू जनजाति का क्या है? प्रमुख त्योहार है। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। कहाँ पे? सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन अलग अलग स्थानों पर होता है। तो होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर कब तक चलता है? 15 दिनों तक अलग अलग स्थानों में मनाया जाता है। इसे झंडा या खम्ब स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मेघनाथ उत्सव को झंडा या खम्ब स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। परिचय अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। विस्तार उत्तरी मध्य प्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर व शिवपुरी क्षेत्र में। तो ये जो सहरिया जनजाति, हमने शुरुआत में ही मैप देखा था कि ये उत्तरी मध्य प्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी क्षेत्र में पाई जाती है। इनकी सहरिया जनजाति की विवाह पद्धति को क्या कहते हैं? इसके बाद अगर हम सहरिया जनजाति के विवाह पद्धति के बारे में देखें तो इनकी विवाह पद्धति कैसी होती है? हिंदू प्रथा अनुसार होती है। प्रमुख देवता कौन से हैं? तेजा जी, सीता माता, भैरव देव जो हैं ये सहरिया जनजाति के क्या हैं? प्रमुख देवता हैं। कौन? तेजा जी, सीता माता और भैरव देव जो हैं ये सहरिया जनजाति के क्या हैं? प्रमुख देवता हैं। प्रमुख नृत्य कौन से होते हैं सहरिया जनजाति के? तो लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी, ये जो हैं क्या हैं? प्रमुख नृत्य हैं। तो हमने सहरिया जनजाति के बारे में क्या पढ़ा? हमने देखा सहरिया जनजाति के बारे में सबसे पहले परिचय कि मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तरी मध्य प्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी क्षेत्र में निवास करती है। विवाह पद्धति जो है वो हिंदू प्रथा अनुसार होती है। प्रमुख देवता कौन से हैं? तेजा जी, सीता माता और भैरव देव। और इनका प्रमुख नृत्य क्या है? लहंगी, रागिनी और दुलदुल घोड़ी है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? लहंगी, रागिनी और दुलदुल घोड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं इनके बारे में विशेष अगर हम बात करें तो इनका घर या मोहल्ला सहराना व गांव जो है वो सहरोल कहलाता है। तो हमने देखा कि इनका जो घर है ये मोहल्ला है ये क्या कहलाता है? सहराना कहलाता है। और गाँव जो है वो क्या कहलाता है? सहरोल कहलाता है। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। तो सहरिया जनजाति फाइनली कोई तो है जो शुभ मान रहा है, तो सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना जो है वो क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। तो ध्यान रखना ही सहरिया जनजाति की क्या है? विशेषता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भारत का इथोपिया। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो जो सहरिया जनजाति है ये सर्वाधिक क्या है? कुपोषित जनजाति है। और इसीलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर जो है वो श्योपुर सहरिया जनजाति का जो बाहुल्य जिला है, सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति वो श्योपुर में निवास करती है। तो श्योपुर को भारत का क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ा। अब अगली जनजाति हम पढ़ते हैं भारिया जनजाति के बारे में। भारिया जनजाति के बारे में हमने ऑलरेडी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। चलिए तो देखते हैं भारिया जनजाति के बारे में विस्तार अगर हम देखें तो पातालकोट कहाँ पर है? ये छिंदवाड़ा जिला। तो विस्तार इसका हमको पातालकोट छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। इसकी अगर हम बात करें भारिया जनजाति की उपजातियां कौन सी हैं तो भारिया की उपजातियां भूमिया और भुईहरा। भारिया की उपजाति कौन सी है? भूमिया और भुईहरा है। विवाह पद्धति लमसेना और दूध लौटावा। विवाह पद्धति कौन सी है? लमसेना और दूध लौटावा जो है वो क्या है? विवाह पद्धति है। प्रमुख देवता भारिया जनजाति के बूढ़ा देव और नाग देव हैं। विवाह पद्धति लमसेना और दूध लौटावा। प्रमुख देवता जो हैं वो कौन से हैं? बूढ़ा देव और नाग देव। प्रमुख त्योहार खिचड़ी, दिवाली के दूसरे दिन ये मनाते हैं। भारिया जनजाति का प्रमुख त्योहार खिचड़ी है। और प्रमुख नृत्य जो है ये कौन सा है? भड़म और सेतम है। भारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो क्या है? भड़म और सेतम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारिया जनजाति के भोजन, तो बैगा और भारिया जनजाति के जो हमें भोजन अगर हम देखें तो सुबह का भोजन क्या कहलाता है? बासी। दोपहर का भोजन पेज और शाम का भोजन जो होता है वो बियारू कहलाता है। तो ध्यान रखना है बैगा और भारिया जनजाति के भोजन जो होते हैं वो सुबह का भोजन बासी, दोपहर का भोजन पेज और शाम का भोजन क्या कहा जाता है? बियारू कहा जाता है।
इसके बाद अब हम देखते हैं बादल भोई आदिवासी संग्रहालय के बारे में। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय के बारे में अगर हम देखें तो 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई थी। तो 1954 में 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1997 में इसका नाम बदलकर, ये जो ट्राइबल म्यूजियम था ना, ये 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इस संग्रहालय में जाएंगे तो हमें भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं बैगा जनजाति के बारे में। अगर हम बैगा जनजाति में परिचय को देखें तो यह मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। तो बैगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। इन्हें प्रकृति पुत्र या बिछावर भी कहा जाता है। तो बैगा को क्या कहा जाता है, प्रकृति पुत्र या बिछावर भी कहा जाता है, कि इन्हें बैगा जनजाति के लोगों को प्रकृति पुत्र या बिछावर भी कहते हैं। जो बैगा जनजाति का विस्तार है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में मिलता है। और बैगा की जो उपजातियां हैं वो कौन सी हैं, राय मैना है, कठ मैना है, नरोतिया है और भरोतिया है। तो राय मैना, काठ मैना, नरोतिया और भरोतिया जो है बैगा जनजाति की क्या है, उपजातियां हैं। और विवाह पद्धति कौन सी है, लमसेना है, चढ़ विवाह है और पेठू विवाह है। तो लमसेना, चढ़ विवाह, पेठुल विवाह, ये क्या है, बैगा जनजाति की विवाह पद्धति है। और इनका प्रमुख नृत्य जो बैगा जनजाति का है वो कौन सा है, परधौनी है। परधौनी के बाद अगर हम देखें कर्मा नृत्य है, गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसे शामिल भी किया गया है कर्मा नृत्य को। ये बैगा जनजाति का क्या है, कर्मा नृत्य जो है ये गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो परधौनी, कर्मा और सजनी, दीवानी और विल्मा नृत्य है ये। तो सजनी नृत्य, तो प्रमुख नृत्य कौन से हैं, परधौनी, कर्मा और सजनी नृत्य जो है ये बैगा जनजातियों के क्या है, प्रमुख नृत्य हैं। बैगा जनजाति के बारे में अगर हम विशेष देखें तो इनकी झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो इनकी झूम कृषि को दाहिया अथवा बेवर कहलाती है। बैगा की जो झूम कृषि होती है वो दाहिया अथवा बेबर कहलाती है। वहीं पे भीलों की जो झूम कृषि है हम उसको क्या कहते थे, चिमाता कहते थे। बैगा जनजाति रतौना पर्व में मधुमक्खियों की पूजा करती है। तो बैगा जनजाति जो होती है वो रतौना पर्व में क्या करते हैं, मधुमक्खियों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बैगा जनजाति शहद पर्व मनाती है। कौन सा पर्व मनाते हैं, शहद पर्व मनाते हैं। ये जनजाति साल वृक्ष की पूजा करती है क्योंकि इनमें बूढ़ा देव का निवास होता है। तो जो बैगा जनजाति है वो कौन से पूजा करते हैं, साल वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि इनमें ये मानते हैं कि बूढ़ा देव का निवास होता है। द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है, तो बेरियर एल्विन है। जो द बैगा पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है, बेरियर एल्विन है। इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है। इनके गांव को क्या कहा जाता है, तो इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है। इनके पंचायत का मुखिया जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मुकद्दम कहलाता है। तो इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है और इनकी पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहलाता है। बैगा को भूमिया का उपवर्ग माना जाता है। तो बैगा जनजाति को भूमिया का क्या माना जाता है, उपवर्ग माना जाता है। ये लोग कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते। कौन, बैगा जनजाति जो है ये कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते। मान्यता है क्योंकि इससे धरती माता का छाती कटती है। और कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है। तो कुल्हाड़ी जो है इनका क्या है, प्रमुख औजार है और वनों पर यह अपना अधिकार समझते हैं। तो कुल्हाड़ी जो है इनका प्रमुख औजार है और वनों पर ये क्या समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं। मोटे अनाज और चावल से यह मांड बनाकर खाते हैं। तो मोटे अनाज और चावल से ये क्या बनाकर खाते हैं, मांड बनाकर खाते हैं। बैगा जनजाति के देवता के बारे में अगर हम देखें तो कौन से हैं प्रमुख देवता, ठाकुर देव हैं, बूढ़ा देव हैं और दूल्हा देव हैं। ठाकुर देव गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं और दूल्हा देव जो हैं वो बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता हैं। तो दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा, बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा और ठाकुर देव जो हैं वो सृष्टि या गाँव की रक्षा करने वाले देवता हैं। इसके बाद अगर हम बात करें समाचार पन्नों में अगर हम देखें तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब जनजाति कार्य विभाग होगा। तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब बदलकर क्या कर दिया जाएगा, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग होगा। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। इसके बाद हम बैगा जनजाति के कर्मा नृत्य के बारे में देखते हैं। तो कर्मा नृत्य बैगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्मा नृत्य को, कौन से नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से जाना जाता है, तो कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से जानते हैं। और इसकी प्रमुख शैलियाँ जो हैं वो कौन सी हैं, लंगड़ा, झूमर, रागनी तथा झरनी। इनकी क्या है, प्रमुख शैलियाँ हैं। मतलब इन तरीकों से किया जाता है कर्मा नृत्य। तो लंगड़ा, झूमर, रागनी तथा झरनी जो है इनकी क्या है, प्रमुख शैलियाँ हैं।
और हमने देखा था कि कर्मा नृत्य को क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मुड़िया जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति के बारे में? मुड़िया जनजाति के बारे में। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है और इनका प्रमुख नृत्य क्या है? गौर है। तो मुड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है और इनका प्रमुख नृत्य जो है वो क्या है? गौर है। गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। तो वेरियर एल्विन ने कौन से नृत्य को सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है? गौर नृत्य को। मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? बेरियर एल्विन है। तो मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? बेरियर एल्विन है। तो हमें ध्यान रखना है, मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है? बेरियर एल्विन ने लिखी है। इसके बाद हम बात करते हैं युवा गृह के बारे में, डॉर्मिट्री के बारे में हम बात करते हैं। यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। किसके बारे में हम बात करें? युवा गृह के बारे में। यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। प्रमुख जनजातियों के युवा गृह, तो ये युवा गृह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक और युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। प्रमुख जनजातियों के युवा गृह अगर हम देखें तो घोटुल या चेलिक मोटियारी किसकी है? तो घोटुल या चेलिक मोटियारी जो है वो मुड़िया जनजाति की है। रंगभंग युवा गृह किसका है? भारिया जनजाति का है। घुमकुरिया किसका है? उराव जनजाति का है। तो हमें ध्यान रखना है कि घोटुल या चेलिक मोटियारी किसका है? मुड़िया जनजाति का। रंगभंग किसका है? भारिया जनजाति का। और घुमकुरिया किसका है? उराव जनजाति का है। इसके बाद अगला हम समुदाय पढ़ते हैं जो कि कौन सा है? बंजारा समुदाय है। यह घुमंतू समुदाय है। जो बंजारा समुदाय है ये कैसा समुदाय है? घुमंतू। ये विशेषता मध्य प्रदेश की सीमा पर पाई जाने वाली समुदाय है। इसके प्रमुख नृत्य जो हैं वो कौन है? तलवार, कालबेलिया, मछली और तांडा। तो बंजारा जनजाति के प्रमुख या बंजारा समुदाय के प्रमुख जो नृत्य हैं वो कौन से हैं? तलवार, कालबेलिया, मछली और तांडा है। तलवार, कालबेलिया, मछली और तांडा इनके क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। कंघी आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को दिया जाता है। ये सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय समुदाय हैं। सर्वाधिक क्या है? श्रृंगार प्रिय समुदाय हैं। इनके मछली नृत्य के बारे में एक बार हम देखते हैं। तो मछली नृत्य बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास में शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। तो ध्यान रखना है हमें कि शुरुआत तो इसकी हर्षोल्लास से होती है लेकिन दुख के साथ क्या होता है? समाप्त होता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इसके बाद हम बात करते हैं पारधी जनजाति के बारे में। पारधी जनजाति हमने देखा था कि रायसेन में पाई जाती है। तो पारधी जनजाति रायसेन भोपाल क्षेत्र में निवासरत है। उपजातियां कौन सी हैं? बहेलिया, टाकिया, टाकनकर और लंगोटी। तो पारधी की उपजातियां कौन सी है? बहेलिया, टाकिया, टाकनकर और लंगोटी जो हैं ये पारधी जनजाति की क्या हैं? उपजातियां हैं। लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। तो ये जो लंगोटी हैं वो क्या करते हैं? चंडी देवी की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि पारधी की उपजातियां कौन सी है? बहेलिया, टाकिया, टाकनकर और लंगोटी। बहेलिया, टाकिया और टाकनकर और लंगोटी पारधी जनजाति के क्या हैं? उपजातियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पारधी जनजाति में देखें तो यह जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। पारधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती थी किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो पारधी जनजाति जो है अगर हम पहले देखें तो वन प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती थी और यही कारण था कि बादशाह अकबर के समय में इन्हें शिकारी जनजाति भी कहा जाता था। इसके बाद अब हम अगली जनजाति देखते हैं, पनिका जनजाति। पनिका जनजाति हमको कहाँ देखने को मिलती है? अनूपपुर, शहडोल और उमरिया क्षेत्र में निवासरत है। ये कबीर के पंथी या क्या है? अनुयायी हैं। तो ये कबीर पंथी या क्या है? अनुयायी हैं। इनकी अर्थव्यवस्था जो है कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। तो हमने पनिका जनजाति के बारे में मुख्यतः 3 चीजें पढ़ी। पहली तो ये कबीर पंथी है, दूसरा इनका मुख्य व्यवसाय जो है ये कपड़ा बुनाई पर है और अनूपपुर, शहडोल और उमरिया क्षेत्र में क्या है? निवासरत है। इसके बाद अब हम बात करते हैं उराव जनजाति के बारे में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा मंडला डिंडोरी में ये निवासरत है। अन्य नाम इनका उराव का क्या होता है? कुरूख होता है। उराव जनजाति का अगला नाम, दूसरा नाम क्या होता है? कुरूख। प्रमुख नृत्य जो होता है वो सरहुल और मुखिया कौन होता है? महतो। विशेष है पूजा स्थल बगिया और युवा गृह जो कहलाता है उराव जनजाति का वो क्या कहलाता है? धुमकुरिया कहलाता है।
तो इसके बाद अब हमने क्या पढ़ा, उरांव जनजाति के बारे में पढ़ा। उरांव जनजाति हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा मंडला डिंडोरी में रहती है। अन्य नाम उरांव जनजाति का क्या है, कुरुख है। उरांव जनजाति अन्य किस नाम से जानी जाती है, कुरुख जनजाति के नाम से। इनका प्रमुख नृत्य जो है उरांव जनजाति का वो क्या है, सरहुल है। और मुखिया क्या कहलाता है, महतो कहलाता है। इनका विशेष, इनके बारे में अगर हम देखें तो इनके पूजा स्थल को बगिया कहते हैं और युवा गृह को क्या कहते हैं, धुमकुरिया कहते हैं। इसके बाद अगली जनजाति है बिंजवार जनजाति। बैगा जनजाति के विकसित वर्ग जो हैं वो क्या कहलाते हैं, बैगा जनजाति के जो विकसित वर्ग हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, बिंजवार कहा जाता है। बिंजवार बैगा जनजाति की क्या है, एक उपजाति है। इसके बाद अगली हम जनजाति पढ़ते हैं कोरवा जनजाति के बारे में। तो कोरवा एक कोल जनजाति की क्या है, उपजाति है। कोरवा जो है कोल जनजाति की क्या है, उपजाति है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर क्या है, निवासरत है। कोरवा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। तो कोरवा जनजाति किसकी उपजाति है, कोल जनजाति की उपजाति है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में निवासरत है। और कोरवा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है, मैयारी कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। कुछ स्रोतों में मैयारी का अर्थ पंचायत भी बताया गया है। तो हमें कोरवा जनजाति के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं अगली जनजाति के बारे में, हल्बा जनजाति के बारे में। हल्बा जनजाति बालाघाट मंडला डिंडोरी क्षेत्र में निवासरत है। तो हल्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बालाघाट मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट जनजाति हम पढ़ते हैं कंवार जनजाति के बारे में। कंवार जनजाति जो है ये सीधी, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में क्या है, निवासरत है। तो कंवार जनजाति जो है ये सीधी, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में निवासरत है। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। तो जो कंवार जनजाति है इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। और कंवार जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है, बार है। बार कंवार जनजाति का क्या है, प्रमुख नृत्य है। कंवार लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। झगराखंड और बघरा देव इनके क्या हैं, प्रमुख देवता हैं। तो इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, झगराखंड और बघरा देव जो है ये क्या है, इनके प्रमुख देवता है। झगराखंड और बघरा देव इनके क्या है, प्रमुख देवता। तो कंवार जनजाति जो है सीधे, शहडोल, अनूपपुर क्षेत्र में निवासरत है। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। प्रमुख नृत्य इनका बार है। कंवार लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। और झगराखंड और बघरा देव इनके क्या हैं, प्रमुख देवता हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं खैरवार जनजाति के बारे में। खैरवार जनजाति कत्था बनाने वाली जनजाति है और इसका विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, मतलब ग्वालियर, शिवपुरी और कैमूर पर पहाड़ी पर है। तो हम जानते हैं कि खैरवार जनजाति जो है ये कत्था बनाने वाली जनजाति और इसका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी व कैमूर पहाड़ी पर है। इसके बाद हम बात करते हैं शोर जनजाति के बारे में। इनका विस्तार टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर और श्योपुर पर है। तो शोर जनजाति जो है इसका विस्तार टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर, श्योपुर पर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनजातीय नृत्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, जनजातीय नृत्य के बारे में। तो बैगा जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो पहला जो हमने पढ़ा वो कौन सा नृत्य है, कर्मा नृत्य है। कहाँ पर होता है, कौन से क्षेत्र में, मंडला और बालाघाट में। इसके बाद बैगा जनजाति द्वारा दूसरा नृत्य जो है वो परधौनी नृत्य है। ये भी कहाँ पर होता है, कौन से क्षेत्र में, मंडला, बालाघाट। इसके बाद रीना नृत्य, ये भी मंडला, बालाघाट में। बिलमा नृत्य मंडला और बालाघाट में। सजनी दीवानी जो है ये भी मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में मनाया जाता है। तो बैगा जनजाति द्वारा प्रमुख नृत्य कौन से हैं, कर्मा, परधौनी, रीना, बिलमा और सजनी दीवानी। इसको हम कुछ ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं कि नृत्य के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी बैग में अपने क्या रखते हैं, अपने कर्मों को अपने बैग में। परधौनी, तो परधौनी हम अगर समझे कि कपड़े से अगर रिलेटेड हो तो जैसे परिधान कहते हैं, तो परधौनी। रीना का बैग है, तो रीना जो है, रीना बैगा जनजाति का क्या है, नृत्य है। विल्मा, सजनी दीवानी, सजने वजने का सामान, और विल्मा को आप अपने से देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम एक ट्रिक लगा के भी क्या कर सकते हैं, बैगा जनजाति द्वारा नृत्यों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कोरकू जनजाति द्वारा नृत्य। तो कोरकू जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, चटकोरा नृत्य, जो कि बैतुल होशंगाबाद में होता है। ढांढल नृत्य बैतुल होशंगाबाद में। और गदली नृत्य बैतुल, छिंदवाड़ा और खंडवा में मनाया जाता है। तो कोरकू
के द्वारा जो नृत्य होता है वो कौन सा है? चटकोरा, ढांढल और गदली। चटकोरा, ढांढल और गदली जो है ये नृत्य हैं और कौन सी जनजाति के द्वारा होते हैं? कोरकू जनजाति के द्वारा। और मुख्य क्षेत्र बैतूल, होशंगाबाद, और गदली का जो है वो बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा है। इसके बाद अगला नृत्य देखते हैं हम, जो भारिया जनजाति के द्वारा होता है। तो भारिया जनजाति के द्वारा कौन सा होता है? भड़म और सैतम। मोस्टली कहाँ पे मनाया जाता है ये नृत्य? कहाँ पर होता है? छिंदवाड़ा और जबलपुर जिले में होता है। इसके बाद मुड़िया जनजाति द्वारा जो नृत्य होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको गौर कहा जाता है और पंडवानी कहा जाता है। ध्यान रखना है हमें, गौर और क्या कहा जाता है? पंडवानी कहा जाता है। कहाँ पर होता है? अनूपपुर और शहडोल में। तो मुड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य गौर और पंडवानी है। कहाँ पर मनाया जाता है? अनूपपुर और शहडोल में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गोंड जनजाति द्वारा, तो गोंड जनजाति द्वारा जो नृत्य है वो कर्मा है। कर्मा कहाँ होता है? मंडला और बालाघाट में। और सैला, छिंदवाड़ा और बालाघाट में। कर्मा कहाँ पर? गोंड जनजाति द्वारा प्रमुख नृत्य में हम पढ़ रहे हैं कर्मा, जो कि मंडला, बालाघाट में। शैला जो है वो कहाँ होता है? छिंदवाड़ा और बालाघाट में। तो कर्मा और सैला के बाद अगर हम गोंडों का प्रमुख नृत्य देखें तो गेड़ी है। गेड़ी कहाँ होता है? छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में। और गोंचो भी क्या है? गोंडों का प्रमुख नृत्य है, जो कि मंडला और बालाघाट में मनाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने सैला को पढ़ा, गेड़ी को पढ़ा और क्या पढ़ा? गोचो पढ़ा। इसके बाद हम सहरिया जनजाति को देखते हैं। सहरिया जनजाति द्वारा जो प्रमुख नृत्य हैं वो रागनी, लहंगी और क्या है? दुलदुल घोड़ी। रागनी कहाँ होता है? श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में। लहंगी ग्वालियर, शिवपुरी में। और दुलदुल घोड़ी जो है वो ग्वालियर, श्योपुर और मुरैना में होता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये इतना क्षेत्र तो नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर हमें पता है कि सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है तो हम इजीली टैकल कर सकते हैं। बट हमें ये चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि सहरिया जनजाति के नृत्य कौन से हैं या किसी भी जनजाति के नृत्य कौन से हैं। तो इस तरीके से हमने सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से पढ़े? रागनी, लहंगी और क्या? दुलदुल घोड़ी। इसके बाद एक एग्जाम हेल्प में टॉपिक दिया गया है, एक नोट दिया गया है कि वन्या संस्था मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग ने 25 मार्च 1980 को वन्या संस्था की स्थापना की थी। तो वन्या संस्था के बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने 25 मार्च 1980 को वन्या संस्था की क्या करी थी? स्थापना की थी। कब? 25 मार्च 1980 को। वन्या संस्था जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने और उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्यरत है। तो वन्या संस्था जो है ये जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने और उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए क्या है? कार्यरत है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्र। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से रेडियो केंद्र कहाँ पर है। तो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है ये कहाँ पर है? भावरा, अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश का पहला रेडियो केंद्र है, पहला मध्य प्रदेश का जनजातीय रेडियो केंद्र है। तो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है वो कहाँ पर है? भावरा, अलीराजपुर में है। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, बिजोरी, छिंदवाड़ा में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? खंडवा में हो। और सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? श्योपुर में है। मोस्टली अगर हम देखें तो जो जनजाति जहाँ पर बहुआयत में निवास करती है वहीं पे बनाया गया है, लेकिन ध्यान देना है हमें कि भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा, अलीराजपुर में। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र बिजोरी, छिंदवाड़ा में। कोरकू सामुदायिक केंद्र खंडवा। और सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? श्योपुर में। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रमुख जनजातियों के देवी देवताओं के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं नाहरजा। नाहरजा जो देवी हैं, देवी या देवता हैं, ये किसकी जनजाति के हैं? भील जनजाति के हैं। और जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले ये क्या हैं? देवता हैं। तो नाहरजा और भीलट देव ये किसके देवता हैं? तो नाहरजा और भीलट देव जो हैं ये किसके देवता हैं? ये भीलों के देवता हैं और जंगल में मवेशियों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो नाहरजा और भीलट देव। इसके बाद नागदेव और बागेश्वर किसके देवता हैं? तो नागदेव और बागेश्वर जो हैं ये किसके देवता हैं? तो ये गोंडों के देवता हैं। किसके देवता हैं? नागदेव और बागेश्वर जो हैं ये गोंड के देवता हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दंड देवी कौन सी जनजाति की है? दंड देवी और मारी देव जो हैं ये गदवा जनजाति की हैं। किसकी हैं? गदवा जनजाति। दंड देवी और मारी देवी गदवा जनजाति के हैं। वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी हैं दंड देवी। कौन सी जनजाति की? गदवा। और मारी देव जो है ये गदवा जनजाति के हैं, शिकार के देवता है जिनका निवास स्थान वृक्षों में होता है। तो ध्यान रखना है हमें कि दंड देवी और मारी देव जो है ये मतलब देवी देवता हैं किसके? कौन सी जनजाति के?
गदबा जनजाति के। इसके बाद भाटवर्षी देव जो है ये वार जनजाति के हैं, शिकार के देवता है। भाटवर्षी देव जो हैं ये वार जनजाति से के देवता हैं और शिकार के देवता हैं। बड़ा देव गोंडों के हैं, गोंड के सर्वोच्च देवता जो साल वृक्ष में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो बड़ा देव जो है वो किसका है, गोंड का। तो बड़ा देव गोंड के देवता हैं और गोंडों के सर्वोच्च देवता जो साल वृक्ष में क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके बाद नाखो कुंवर देव, नाखो कुंवर देव जो है भीलों के देवता हैं, पशुओं की रक्षा करने वाले। बघरा देव किसकी हैं, तो बघरा देव जो है वो कमार जनजाति के हैं, जानवरों की सुरक्षा करने वाले। तो इस तरीके से हमने देखा कि सभी देवी देवताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख अनुसूचित जातियों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, अनुसूचित जातियों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जनजाति अगर हम देखें तो सबसे पहले चमार जनजाति के को देखते हैं। तो विशेष क्या है कि सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है, चमार, जो कि 47.3% है। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है इनकी कहाँ पाई जाती है, सागर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, सागर में। उसके बाद दूसरी जाति जो है अनुसूचित जाति वो बलाही है, दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, 11.7% है। मतलब चमार जाति के बाद दूसरी जो जाति आती है वो कौन सी है, बलाही है, जिसका कितना प्रतिशत है, 11.7%। और सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है बलाही जाति, उज्जैन में निवास करती है। इसके बाद महार है, तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, जो कि 7.22% है। और सबसे ज़्यादा जो ये महार जाति है ये कहाँ पर निवास करती है, बैतूल जिले में। अन्य अनुसूचित जातियाँ कौन सी हैं, कोली, भंगी, बसोर, बाराड़ी, कुम्हार, खंगार, कटिया, मेघवाल, खटीक, चढ़ार, नट, घनुक, पासी, दहेज, सिलावट और ये बड़हर। ये इतने तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमें ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति में सबसे बड़ी कौन सी है, चमार, फिर उसके बाद बलाही और महार। चमार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जागर में, बलाही की उज्जैन में और महार की बैतूल में पाई जाती है। इसके बाद हम अगर नोट देखते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति जो जाटव मोची सतनामी जाति समूह है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अनुसूचित जाति है वो जाटव, उसके मोची और फिर उसके बाद से सतनामी जाति समूह है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने हैं तो भारत सरकार द्वारा मापदंड। तो मतलब अगर किसी भी पिछड़ी जनजाति को घोषित करना है कि मतलब हाँ वो जनजाति श्रेणी में आती है तो भारत सरकार के द्वारा क्या दिए गए हैं, कुछ मापदंड दिए गए हैं। तो पहला है कि कृषि की पुरातन पद्धतियाँ, मतलब वो पुरानी जो भी पद्धतियाँ हैं उनको अपना रहे हों। दूसरा है स्थिर अथवा घटती जनसंख्या। तीसरा मापदंड है दुर्गम अथवा दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास। और चौथा है साक्षरता का कम प्रतिशत। तो ये 4 मापदंड दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर भारत सरकार किसी भी जाति को पिछड़ी जनजाति घोषित करती है। तो कृषि की पुरातन पद्धति, स्थिर अथवा घटती जनसंख्या, दुर्गम अथवा दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्र में निवास और चौथा है साक्षरता का कम प्रतिशत। इसके बाद अगर हम बात करें नोट तो मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां भारिया, बैगा और सहरिया। भारिया, बैगा और सहरिया अत्यंत पिछड़ी जनजाति में क्या है, शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में के विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्थापित अधिकरण। तो राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर 3 पिछड़ी जनजातियों के लिए 11 स्थानों पर अभिकरणों का क्या किया गया है, गठन किया गया है, जिसमें कितने जिले शामिल हैं, तो जिसमें 15 जिले क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम अभिकरण देखें तीनों के लिए तो सहरिया विकास अभिकरण में, सहरिया विकास अभिकरण ग्वालियर दतिया, कहाँ कहाँ बनाया गया है सहरिया विकास अभिकरण, तो ग्वालियर दतिया क्षेत्र में, श्योपुर मुरैना भिंड के लिए, शिवपुरी में और गुना अशोकनगर में। यहाँ पर सहरिया विकास अभिकरण को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। बैगा विकास अभिकरण कहाँ बनाया गया है, तो मंडला, डिंडोरी, शहडोल, पुष्पराजगढ़, उमरिया और बैहर में, बैहर बालाघाट में। तो ये जो है यहाँ पर बैगा विकास अभिकरण बनाए गए, जहाँ पे बैगा का क्या है, प्रमुख जो निवास स्थल ज्यादा है देखने को मिलता है। तो मंडला, डिंडोरी, शहडोल, पुष्पराजगढ़ जो कि अनूपपुर में है, उमरिया और बैहर जो कि बालाघाट में है। और भारिया विकास अभिकरण कहाँ बनाया गया, तो भारिया विकास अभिकरण तामिया, छिंदवाड़ा में। इसके बाद अब हम बात करते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्यों के बारे में। तो गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य में अगर हम पहला पॉइंट देखें तो कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला न्यूतिया कहलाता है। तो कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाले को क्या कहा जाता है, न्यूतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूतिया कहलाता है। आगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। आगरिया की उत्पत्ति किससे, नाम से ही पता चल रहा है किससे हुई है, अग्नि से हुई है। बिम्बा जनजाति काफी
कम जनसंख्या में राज्य के मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती हैं। तो भिम्मा जनजाति जो है वो बहुत कम जनसंख्या में है और ये कहाँ निवास करती है, तो मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। इसके बाद धोकनी या भाथी जनजाति, कौन सी जनजाति, धोकनी या भाथी जनजाति आगरिया को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आगरिया को ही कहा जाता है। तो धोकनी या भाथी जनजाति जो है वो किसे कहा जाता है, आगरिया को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मंडला जिले में बैगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं जिन्हें बैगा चक कहा जाता है। तो मंडला जिले में बैगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बैगा चक कहा जाता है। तो मंडला जिले में जो बैगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बैगा चक कहा जाता है। धोकनी या भाथी जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। इसके बाद हरिमन देव, नाहर देव, तेजाजी, कारस देव, दरेठ देव आदि सहरिया जनजाति के देवता हैं एवं सीता इनकी आराध्या देवी हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो देव हैं, हरिमन देव हो गया, नाहर देव हो गया, तेजाजी हो गया, कारस देव हो गया, दरेठ देव हो गया, ये सभी जो हैं ये सहरिया जनजाति के क्या हैं, देवता हैं और सीता जो है इनकी क्या है, आराध्या देवी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया और दवार गांव का पुरोहित कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैगा जनजाति में क्या है, बैगा जनजाति में मुकद्दम जो है वो क्या कहलाता है, मुकद्दम जो है वो गांव का मुखिया है और दवार जो है ये क्या है, गांव का पुरोहित है। गांव का क्या है, पुरोहित है। तो हमें ध्यान रखना है कि गांव के पुरोहित को क्या कहते हैं, दवार कहते हैं बैगा जनजाति में, और गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है। बैगा जनजातियों में मुख्य रूप से कितने गोत्र होते हैं, 5 गोत्र हैं। कोरकू जनजाति डोडवली, जिरोंती और पाला त्योहारों को मनाती है। तो कोरकू जनजाति जो है वो डोडवली, जिरोंती और पाला त्योहारों को क्या करती है, मनाती है। 2011 जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजाति, 48 अनुसूचित जाति और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत शामिल जाति हैं। तो 2011 की अगर हम जनसंख्या देखें तो 46 क्या है, अनुसूचित जनजाति हैं, 48 अनुसूचित जाति और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत क्या है, शामिल है। गोंड जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी तथा रंगों से सजाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, नाहडोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाहडोरा कहा जाता है। तो गोंड जनजाति में क्या होता है, स्त्रियां जो हैं वो दीवारों को क्या करती हैं, मिट्टी तथा रंगों से सजाती हैं और उसे ही क्या कहा जाता है, नाहडोरा कहा जाता है। और नाहडोरा किसके द्वारा किया मनाया जाता है, गोंडों के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला पॉइंट देखें तो गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिख आदि से फर्श पर ढिग लगाई जाती है जिसे ढिगना कहते हैं। तो ये जो ढिगना है ये कहाँ मनाया जाता है, गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिख आदि से फर्श पर ढिग लगाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, ढिगना कहा जाता है। गोंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा पैठा बंगला कहलाता है। तो जहाँ पे मेहमान रहते हैं गोंड जनजाति में, जहाँ पे मेहमानों को रहने का सुविधा होता है उसे क्या कहा जाता है, पैठा बंगला कहा जाता है। कोल जनजाति के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं, तो कोल जनजाति के गांव के मुखिया जो हैं वो महतो या चौधरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महतो या चौधरी कहलाते हैं। कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं जिन्हें कोल्हन टोला कहा जाता है। सहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि सहरिया जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है, तो खुटिया पटेल के नाम से भी जाना जाता है। मझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। तो मझवार जाति में किसका प्रचलन है, मझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोधरीन कहा जाता है। तो गुदना कलाकार को क्या कहा जाता है, गोधरीन कहा जाता है। गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है, बैगा और गोंड है। तो गुदना प्रिय जो जनजाति है वो कौन सी है, तो गुदना प्रिय जनजाति जो है वो बैगा और क्या है, गोंड है। इसके बाद अगर हम बात करें रंग प्रिय जनजाति कौन सी है, तो रंग प्रिय जनजाति कौन सी है, भील है। गहना प्रिय जनजाति कौन सी है, भील है। श्रृंगार प्रिय समुदाय कौन सा है, बंजारा है। और गुदना प्रिय जनजाति में किसका नाम आता है, बैगा और गोंड का नाम आता है। इसके बाद अब हम जनजातियों की उपजातियां देखते हैं। तो अगर हम गोंड जनजाति की उपजातियों को देखते हैं तो कौन कौन सी आती हैं गोंडों की उपजातियों में, अबूझमाड़िया, मुड़िया, पांडल, अगरिया, डोरला या दोरला, कंतरा या उसी को कंडरा भी कहते हैं, प्रधान, ओझा, कोइकपाल, धुरुवा,
कोया और कोरतपुर, ये किसकी उपजातियां हैं? गोंड की। हमें ध्यान रखना है गोंडों की उपजातियों में कौन कौन सी आती है। सबसे पहले अबुझ माड़िया। अगर माड़िया आ रहा है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि गोंद जो है गोंडों की जो जनजाति है उसमें माड़िया आ रहा है, जब माड़िया आएगा तो मुड़िया भी आएगा। तो अबुझ माड़िया, मुड़िया, इसके बाद पांडल, पांडल, अगरिया। अगरिया तो हमें पता है कि गोंडों की क्या है, उपजाति है। मुड़िया, फिर उसके बाद पांडल, डोरला, कंडरा, परधान, ओझा, कोइकपाल, धुरुवा, कोया और कोरतपुर, ये जो जनजातियां हैं, ये जो उपजातियां हैं, ये किसकी उपजातियां हैं? ये गोंड की क्या हैं? उपजातियां हैं। इसके बाद बैगा की अगर हम बात करें तो बैगा की उपजाति में क्या आती है? बिंजवार आते हैं। क्या आता है? बिंजवार आता है। फिर उसके बाद भरोतिया, नरोतिया, काठ मैना, रेमैना, रैमेना, बाद मैना, नाहर, भैना, कुरका बैगा। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मोस्टली अगर आप बैगा जनजाति में देखोगे तो ए वाले मात्रा के शब्द जो आते हैं उनको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बैगा जनजाति में रैमेना हो गया, बाद मैना हो गया, भैना हो गया, कुरका बैगा हो गया, काठ मैना हो गया। इसके बाद बैगा जनजाति में बिंजवार, बिंजवार तो हमको पता ही है। तो बैगा जनजाति में जो मतलब सबसे अच्छी जो जाति होती है पढ़ी लिखी, उसको बिंजवार कहते हैं। विकसित जनजाति जो उपजाति है वो कौन सी है? बिंजवार है। तो बैगा का बिंजवार हो गया। फिर भरोतिया, नरोतिया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया? बैगा जनजाति के सारे पढ़ लिए। अब बात करते हैं कोल की उपजातियों के बारे में। कोल की उपजातियों में देखें तो गवठिया, भूमिया, रोतिया और दसोरा। तो कोल की कौन सी उपजातियां हैं? गवठिया, भूमिया, रोतिया और दसोरा, ये जो है ये किसकी हैं? कोल की हैं। तो कोल की कौन सी है? गवठिया, भूमिया, रोतिया और दसोरा। भील की कौन सी है? भिलाला, बरेला, पटालिया और तड़वी। तो भील की कौन सी है? बिलाला, बरेला, पटालिया और तड़वी। कोरकू जनजाति की कौन सी उपजातियां हैं? तो बडोया, बोबई, बवारी, रूमा और पठारिया। बडोया, बोबई, बवारी, रूमा और पठारिया। तो इस तरीके से हमने जो प्रमुख उपजातियां थी सभी जनजातियों की, उनको क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जनजातियों के कार्य के बारे में। तो जनजातियों के अगर हम कार्य देखें तो सबसे पहले हम अगरिया जनजाति के देखते हैं। तो अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? लौह शिल्प कला। अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करना ही अगरिया जनजाति का क्या है? परंपरागत कार्य है। इसके बाद खैरवार जनजाति का क्या परंपरागत कार्य है? कत्था निकालने का कार्य करते हैं। ओझा गोंड जो है वो बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करते हैं। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य करते हैं। कोरकू जनजाति क्या करते हैं? तो कोरकू जनजाति जो है ये क्या करते हैं? भूमि खोदने का काम करते हैं। देखिए ये बाकी सारे तो नाम से ही हमें समझ में आ रहे हैं। कोरकू जो है ये क्या करते हैं? भूमि खोदने का कार्य करते हैं। कोल हमने पढ़ाई था कि कोयला खदानों में कार्य करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हलवा जनजाति जो है ये कृषि कार्य करते हैं तथा चिवड़ा बनाते हैं। चिवड़ा या पोहा बनाते हैं। तो हलवा जो है ये कृषि कार्य करते हैं तथा चिवड़ा या पोहा बनाते हैं। परधान जो है ये गाथा गायन या संगीत कार्य करते हैं। मुड़िया जनजाति काष्ठ लौह शिल्प कला में का कार्य करते हैं। और भारेवा समुदाय के लोग मोम और गोंद से बैतूल जिले में ढोकरा कला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो भारेवा समुदाय के लोग मोम और गोंद से बैतूल जिले में ढोकरा कला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ढोकरा कला का निर्माण कौन करता है? भारेवा समुदाय के लोग मोम और गोंद से, है ना, बैतूल जिले में। तो इस तरीके से हमने जितनी भी जनजाति थी उनके परंपरा का कार्यों को क्या किया है? एक नज़र में देखा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनजातियों से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। तो जनजातियों से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक में देखें तो वेरियर एल्विन ने कौन कौन सी जनजातियों के नाम पे पुस्तक लिखी है? तो वेरियर एल्विन ने लिखी है द मुड़िया एंड देयर घोटुल। द मुड़िया एंड देयर घोटुल किसके द्वारा लिखी गई है? वेरियर एल्विन के द्वारा। द गौर किसके द्वारा लिखी गई है? वेरियर एल्विन ने लिखी है। अगरिया द बैगा, ये बुक हैं जो ये किसने लिखी है? वेरियर एल्विन में। तो हमें ध्यान रखना है द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द आगरिया और द बैगा, ये चार पुस्तकें जो हैं वो किससे संबंधित है या किसने, लेखक कौन है? वेरियर एल्विन है। द कमार किसने लिखी है? तो श्यामचरण दुबे ने लिखी है। कमार जो पुस्तक है, द कमार पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? श्यामचरण दुबे ने लिखी है। इसके बाद द मुड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर, द मुड़िया गोंड्स ऑफ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि द मुड़िया एंड देयर घोटुल किसने लिखी है? वेरियर एल्विन ने। और यहाँ पे द मुड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर जो है ये किसने लिखी है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी है। द मुड़िया गॉन्ड्स ऑफ बस्तर किसने लिखी है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। द कमार किसने लिखी है? श्यामचरण दुबे ने।
इसके बाद द भील एक अध्ययन, द भील एक अध्ययन जो है वो टीवी नायक ने लिखी है। द अबूझ मारियास किसने लिखी है? तो अबूझ मारियास जो है ये टीवी नायक ने लिखी है। 12 भाई बिंजवार, 12 भाई बिंजवार पुस्तक किसने लिखी है? टीवी नायक। तो ये 3 पुस्तक जो कि टीवी नायक से संबंधित है वो कौन सी है? द भील, द अबूझ मारियास और 12 भाई बिंजवार। ये 3 पुस्तकें किससे संबंधित है? टीवी नायक से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्राइबल इकोनॉमी, बैगाओं पर ये किस पुस्तक लिखी गई है? ट्राइबल इकोनॉमी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? दयाशंकर नाग के द्वारा। और द प्रधान जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? श्याम राव के द्वारा। प्रधान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्याम राव के द्वारा। ट्राइबल इकोनॉमी जो कि बैगाओं पर लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? दयाशंकर नाग के द्वारा। कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है ये W.S. ग्रिफिथ के द्वारा लिखी गई है। कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? W.S. ग्रिफिथ के द्वारा। द नेचर ऑफ कल्चर जो है ये A.L. क्रोबर के द्वारा लिखी गई है। द नेचर ऑफ कल्चर जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? A.L. क्रोबर के द्वारा। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनजातियों के पेय पदार्थ के बारे में। तो सल्फी जो क्या है? पेय पदार्थ है। ये किन किन जनजातियों का पेय पदार्थ है? मुड़िया, माड़िया सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। तो मुड़िया और माड़िया का सल्फी जो है वो क्या है? पेय पदार्थ है। ताड़ी, बैगा और भील का, बैगा और भील का क्या है? ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। तो ताड़ी जो है वो भीलों का और बैगाओं का क्या है? पेय पदार्थ है। हांडिया कोरवा जनजाति का है, ये एक चावल से बनाया जाता है। तो हांडिया जो है वो किसका है? कोरवा जनजाति का है। किसका है? कोरवा जनजाति का। छिंद रस माड़िया और अबूझ माड़िया छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। और छिंद रस किसका है? माड़िया और अबूझ माड़िया का। पेज गोंड और भारिया का पेय पदार्थ है। गोंड और भारिया का जो पेय पदार्थ है वो क्या है? पेज है। तो और कोसमा, कोसमा उराव जनजाति का क्या है? कोसम बीज और पके चावल से बनाया जाता है। तो कोसमा जो है ये उराव जनजाति का क्या है? पेय पदार्थ है। तो हमने देख लिया कि सल्फी, मुड़िया माड़िया, ताड़ी, बैगा और भील, हांडिया कोरवा जनजाति का, छिंद रस किसका है? माड़िया और अबुझ माड़िया का, पेज गोंड और भारिया का, कोसमा जो है वो उराव जनजाति का क्या है? पेय पदार्थ है। इसके बाद एक नोट दिया गया है एग्जाम हेल्प के तौर पर, जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था 5वीं अनुसूची में दी गई है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था जो है वो कौन सी अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में है। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 244 में है। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कब बनाया गया था? 1965 में बनाया गया था। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग 1965 में बनाया गया था। अब हम सेकंड टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। तो मध्य प्रदेश जनजातीय व्यक्तित्व में हम सबसे पहले जिनके बारे में पढ़ेंगे वो किनके बारे में पढ़ रहे हैं? टांट्या भील के बारे में पढ़ रहे हैं। टांट्या भील का जन्म जो है वो 1840 या 1842 में पूर्वी निमाड़, पूर्वी निमाड़ किसे कहा जाता है? खंडवा जिले को। तो टांट्या भील का जन्म पूर्वी निमाड़ में पंधाना तहसील में हुआ था, पंधाना तहसील में हुआ था। टांट्या भील का जन्म जो है वो 1840-42 में पूर्वी निमाड़ पंधाना तहसील में, पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में पंधाना तहसील में हुआ था। इनका अन्य नाम, टांट्या भील का अन्य नाम टंडरा या टांटिया था। टांट्या भील को अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दी गई थी। तो 1889 में टांट्या भील को क्या दी गई? अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता था। तो इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता था? तो टांट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता था। इनकी समाधि स्थल जो है ये पाताल पानी इंदौर जिले में है। तो तांत्या भील की जो टांट्या भील है उनकी समाधि स्थल कहाँ पे है? पाताल पानी इंदौर जिले में स्थित है। और इन्हें जो टांट्या भील है इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। और टांट्या भील को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई? 1889 में दी गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो टांट्या भील ने गुरिल्ला युद्ध नीति तात्या टोपे से सीखी थी। तो टांट्या भील जो थे उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति किससे सीखी थी? तात्या टोपे से सीखी थी। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इनके नाम पर कर दिया गया है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इनके नाम पर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने इस तरीके से किसके बारे में? टांट्या भील के बारे में प्रमुख चीजें पढ़ी। टांट्या भील के बाद अब हम बात करते हैं किनके बारे में? रानी कमलापति के बारे में। रानी कमलापति का जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। तो रानी कमलापति कहाँ से बिलोंग करती थी? सीहोर के सलकनपुर रियासत में इनका क्या हुआ था?
जन्म हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। तो ये जो रानी कमलापति थी, इनका विवाह जो था ये गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का क्या करवाया था, निर्माण भोपाल तालाब के किनारे कराया था। तो जो कमलापति महल का निर्माण है वो किसने करवाया था, इन्हीं के पति निजाम शाह ने करवाया था। कहाँ पे, भोपाल में कराया था। मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गोंड शासिका रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। तो अभी क्या किया गया है, रेलवे स्टेशन है भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको क्या नाम बदल कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी किसके बारे में, रानी कमलापति के बारे में। इनका जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ। इनकी शादी कहाँ हुई, तो गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुई थी। जो राजा निजाम शाह थे, इन्होंने कमलापति महल बनवाया कहाँ पर, भोपाल में। और अभी जो भोपाल में रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल करके रानी कमलापति के नाम से अब वो रेलवे स्टेशन जाना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पेमा फत्या भील के बारे में। अलीराजपुर झाबुआ जिले के पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार हैं। हम बहुत बारी पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि पेमा फत्या कौन सी जनजाति से थे, भील जनजाति से। और अलीराजपुर झाबुआ जिले में के पेमा फत्या, ये कहाँ से है, अलीराजपुर झाबुआ जिले के पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। और 2020 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। इसके बाद अगर हम पेमा फत्या के बाद बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भूरी बाई के बारे में। भूरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था, भूरी बाई का जन्म झाबुआ जिले के पिटोल गांव में हुआ था। ये भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भील चित्रकला में कौन सी, पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, इसके पहले हमने देखा था किसके बारे में, पेमा फत्या के बारे में। तो ये भी किससे संबंधित है, पिथौरा चित्रकला से। और जो भूरी बाई है ये भी किससे संबंधित है, पिथौरा चित्रकला से। और कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। और कहाँ से इनका जन्म हुआ, झाबुआ जिले में। इन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 26 जनवरी 2021 को भूरी बाई को पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भीमा नायक के बारे में। भीमा नायक का जन्म वर्ष 1840 में बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में हुआ। तो भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ, भीमा नायक का जन्म 1840 में बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में हुआ। कहाँ हुआ, बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में। 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया। तो बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में भीमा नायक का जन्म हुआ। और 1857 का जो क्रांति थी या जो युद्ध था, उसमें भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से क्या किया, विद्रोह किया। भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और पोर्ट ब्लेयर में इन्हें क्या दी गई, फांसी दी गई। तो पोर्ट ब्लेयर में क्या की गई, इन्हें फांसी दी गई। तो भीमा नायक कहाँ से बिलोंग करते हैं, बड़वानी जिले से। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया सेंधवा बड़वानी से, और इन्हें पोर्ट ब्लेयर में क्या कर दिया गया, फांसी दी गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं भीमा नायक के बाद किसकी, खाजिया नायक की। खाजिया नायक का जन्म 1830 में कहाँ हुआ था, निमाड़ में हुआ था। खाजिया नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को संगठित किया। तो भीमा नायक के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, भीलों की टोलियों को संगठित किया। खाजिया और भीमा की जोड़ी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कर्नल आउट्रम ने खाजिया को बंदी बनाकर उनकी क्या कर दी, हत्या करवा दी। तो किसने, कर्नल आउट्रम ने खाजिया को बंदी बनाकर हत्या करवा दी। तो हमने पढ़ा किसके बारे में, खाजिया नायक के बारे में। इसके बाद अब हम बात करते हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म जो है वो कब हुआ, 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम शालीवाहन था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह से हुआ था। किससे हुआ था, दलपत शाह से रानी दुर्गावती का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम शालीवाहन था, और दुर्गाष्टमी में के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था, दुर्गावती पड़ा था। इसके बाद अगला हम देखते हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई के बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म झांसी के भोजला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, झांसी के भोजला गांव में। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंग रक्षिका थी। झलकारी बाई की 14 फीट की प्रतिमा भोपाल में 2017 को स्थापित की गई थी। तो झलकारी बाई की प्रतिमा जो है वो भोपाल में 2017 को क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं बादल भोई के बारे में। बादल भोई का जन्म डुंगरी
डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 को हुआ था। तो बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था? डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी हुए। कौन कौन? बादल भोई के साथ साथ किसका नाम आ रहा है? भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी हुए। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है ये हमारा छिंदवाड़ा में क्या है? स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अमृतलाल विठलदास ठक्कर के बारे में। अमृतलाल विठलदास ठक्कर गुजरात के भावनगर में जन्मे। ये कहाँ जन्मे थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के भावनगर में इनका जन्म हुआ। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। किन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? अमृतलाल विठलदास ठक्कर को। जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। इन्हें प्रायः ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य थे तथा वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बने। तो भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य थे और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो बनाई थी, जो बनाया था, उसके क्या थे? ये सदस्य रहे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गिरधारी बाई के बारे में। गिरधारी बाई गढ़ा मंडला की शासिका रानी अवंती बाई की क्या थी? अंगरक्षिका थी। तो गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? रानी अवंती बाई की। और झलकारी बाई किसकी थी? लक्ष्मी बाई की थी। तो हमें ध्यान रखना है, गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? रानी अवंती बाई की। और झलकारी बाई किसकी थी? गिरधारी बाई रानी अवंती बाई की, और जो झलकारी बाई थी वो किसकी थी? लक्ष्मी बाई की थी। इसके बाद गिरधारी बाई की समाधि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। तो गिरधारी बाई की जो समाधि है वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में क्या है? स्थित है। अब हम बात करते हैं गंजन सिंह कोरकू के बारे में। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतुल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। गंजन सिंह कोरकू अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी, कहाँ पर है ये? बैतुल में। जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने किया था। कहाँ से किया था? बैतुल से किया था। और कब किया था? अगस्त 1930 में, जंगल सत्याग्रह। इसके बाद हम बात करते हैं कुमारी मीना सिंह मांडवे। यह उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। कहाँ? उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से क्या है? विधायक हैं। इन्हें 2020 में आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। तो अगर हम बात करें, उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से ये विधायक हैं और 2020 में आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। इसके बाद अगला जनजातीय पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व अगर हम देखें तो कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया का जन्म कहाँ हुआ? तो कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ था। तो कांतिलाल भूरिया कहाँ से संबंधित है? झाबुआ से। ये झाबुआ और रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हो चुके हैं। कहाँ? झाबुआ और रतलाम लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हो चुके हैं और 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं जोधैया बाई का। बैगा जनजाति की जोधैया बाई का संबंध उमरिया जिले से है। तो जोधैया बाई का संबंध कहाँ से है? बैगा जनजाति की जो जोधैया बाई हैं इनका संबंध जो है वो उमरिया जिले से है। ये प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं। ये क्या है? प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए नामांकित किया गया था। तो जोधैया बाई जो है पद्मश्री सम्मान के लिए इनको नामांकित किया गया था। ये आदिवासी चित्रकार हैं। कौन सी जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? उमरिया से। इसके बाद हम बात करते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में। बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले से 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो कहाँ से है ये? मंडला जिले से, और 6 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं। कौन? केंद्रीय इस्पात क्या है? राज्य मंत्री हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बालेश्वर दयाल। बालेश्वर दयाल को अगर हम देखें तो मामा बालेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। मामा बालेश्वर दयाल का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म स्थली जो कहाँ है? झाबुआ जिला रहा है। तो मामा बालेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ, लेकिन इनकी कर्म स्थली कहाँ है? झाबुआ जिला। ये प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। इन्हें भीलों का गाधी कहा जाता है। बालेश्वर दयाल को क्या कहा जाता है? भीलों का गाधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों का गाधी कहा जाता है। किसे? बालेश्वर दयाल को। और इनका निधन 1998 में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं भज्जू सिंह श्याम के बारे में। पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम प्रसिद्ध गोंड चित्रकार हैं। कौन से? गोंड
गोंड चित्रकार हैं। भज्जू सिंह क्या है? भज्जू सिंह श्याम गोंड चित्रकार हैं। इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ। कहाँ पर? डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है। तो डिंडोरी का जो पाटनगढ़ गांव है इसे क्या कहा जाता है? चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकारों का गांव। तो हमने इस तरीके से देखा कि भज्जू सिंह श्याम का संबंध कहाँ से है? तो इनका डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ से संबंध है और ये गोंड चित्रकार है, और जो पाटनगढ़ गांव है इसे चित्रकारों का गांव भी कहते हैं। इसके बाद हम अगला देखें तो मंशू ओझा। मंशू ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित है। तो मंशू ओझा जो है ये किससे संबंधित है? बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने क्या किए थी? सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगर हम अगला व्यक्तित्व पढ़े, सीताराम कंवर। सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र का बड़वानी जिले से संबंधित है। तो सीताराम कंवर जो है ये कौन से जिले से? बड़वानी जिले से संबंधित है। इन्होंने 1857 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का क्या किया था? विद्रोह किया था। तो 1857 में इन्होंने भाग लिया था और होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का क्या किया था? विद्रोह किया था। सीताराम कंवर कहाँ से संबंधित है? बड़वानी जिले से। इसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन सिंह ध्रुवे के बारे में। ध्रुवे के बारे में, अर्जुन सिंह ध्रुवे जो हैं डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह ध्रुवे को बैगा नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। कौन से नृत्य के लिए? बैगा नृत्य के लिए इन्हें क्या है? अर्जुन सिंह ध्रुवे को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। इन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अर्जुन सिंह ध्रुवे को 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन से? बैगा नृत्य से संबंधित है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? डिंडोरी जिले से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं नीलेश देसाई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सन 1987 से भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से है? नीलेश देसाई झाबुआ जिले से है और लगातार भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और 2021-22 में प्रतिष्ठित जमना लाल बजाज पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो 2021-22 में प्रतिष्ठित जमना लाल बजाज पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया है? नीलेश देसाई को सम्मानित किया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय लोक कलाकार के बारे में। तो अगर हम देखें तो कलाकार में अगर हम बात करते हैं भूरी बाई। भूरी बाई कौन सी कला से कौन से क्षेत्र से आती हैं? पिथौरा चित्रकला। भूरी बाई किस लिए फेमस है? पिथौरा चित्रकला के लिए। और भूरी बाई का संबंध कहाँ से है? झाबुआ से है। तो भूरी बाई पिथौरा चित्रकला, झाबुआ से संबंध। दुर्गा बाई व्याम गोंड चित्रकला, डिंडोरी से संबंधित है। दुर्गा बाई व्याम का संबंध कौन से क्षेत्र से है? गोंड चित्रकला है। दुर्गा बाई जो है ये गोंड चित्रकला है और कौन से जिले से? डिंडोरी। तीजन बाई पंडवानी गीत के लिए फेमस है और कौन से जिले से आती हैं? दुर्ग जिला, ये छत्तीसगढ़ से। तो तीजन बाई पंडवानी गीत के लिए। जोधैया बाई बैगा चित्रकला के लिए उमरिया जिले से इनका संबंध है। जोधैया बाई का तो बैगा चित्रकला। बत्तो बाई गुड़िया शिल्प के लिए जानी जाती हैं और ये कौन से जिले से आती हैं? तो ग्वालियर जिले से। बत्तो बाई का संबंध कौन से जिले से है? ग्वालियर से। सूरज बाई खांडे भरथरी गायिका हैं। भरथरी गायिका हैं और इनका संबंध बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है। असगरी बाई जो है ये संगीतकार हैं, छतरपुर से इनका संबंध है। असगरी बाई जो है ये क्या है? संगीतकार है और छतरपुर से इनका संबंध है। अर्जुन सिंह ध्रुवे अभी हमने पढ़ा, ये परधौनी या बैगा नृत्य के लिए ये क्या है? फेमस है और ये कहाँ से आते हैं? डिंडोरी जिले से। राम सहाय पांडे का संबंध राई नृत्य से है। राम सहाय पांडे का जो संबंध है वो राई नृत्य से है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सागर से। भज्जू सिंह श्याम गोंड चित्रकला से संबंध है और कहाँ से आते हैं? डिंडोरी जिला से। मोहम्मद बिलाल खत्री का संबंध जो है ये बाघ प्रिंट से है और ये कहाँ से है? धार से। इसके बाद शांति परमार गुड़िया शिल्प से संबंधित है, झाबुआ से है। रमेश परमार गुड़िया शिल्प से संबंध है, कहाँ से है? झाबुआ से है। आनंद सिंह श्याम का संबंध गोंड चित्रकला से है और ये कहाँ से है? डिंडोरी से है। आनंद सिंह श्याम का संबंध गोंड चित्रकला से है, कहाँ से है? डिंडोरी से। सुभाष अमलियार जो है भील चित्रकला से है, झाबुआ से क्या है? ये संबंधित है। तो आनंद सिंह श्याम जो है ये गोंड चित्रकला से संबंधित है और कौन से जिले से आते हैं? डिंडोरी से। कौन से? डिंडोरी से। और सुभाष अमलियार जो है ये भील चित्रकला से और कहाँ से संबंधित? कौन से जिले से हैं? झाबुआ से। धनैया बाई गोंड चित्रकला से हैं। कलावती श्याम का संबंध गोंड चित्रकला से। लहरी बाई जो है ये
लहरीबाई बैगा है, मिलेट क्यून कहा जाता है, लहरीबाई बैगा मिलेट क्यून कहा जाता है, मोटा अनाज संरक्षक है। और लहरीबाई बैगा जो है ये डिंडोरी जिले से आती हैं। और जनगढ़ सिंह प्रधान जो है ये गोंड चित्रकार है, कहाँ से आते हैं, डिंडोरी जिले से आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन व्यक्तित्व किस क्षेत्र से जुड़ा है और कौन से जिले से आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हाल ही में सुश्री लहरीबाई को पादप जिनोप संरक्षक पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो लहरीबाई को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार 2021-22 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसे, लहरीबाई को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनका भौगोलिक विस्तार और जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।